नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी आकाशदीप के ऊपर, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। आकाशदीप जहां पर कहानी है, वहीं पर इसके नाम पर जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह भी है और क्रम के दृष्टिकोण से देखें तो ये तीसरा कहानी संग्रह है। आकाशदीप कहानी का प्रकाशन सन 1929 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल 19 कहानियों का संकलन किया गया है। अगर इस कहानी संग्रह में प्रमुख कहानियों की बात करें तो उसमें आकाशदीप, ममता, देवदासी, बिसाती और चूड़ी वाली कहानियों का नाम लिया जा सकता है। देवदासी जो कहानी है, इसको यूपीएचईएससी के एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए हमने उन्हीं कहानियों का नाम लिया है जो थोड़ी बहुत प्रेमचंद की कहानियों से मिलती-जुलती रही हैं। जैसे आप देखेंगे जो भी शीर्षक है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि ये प्रेमचंद लिखे होंगे। इसीलिए हमने इसको एक जगह रखा है ताकि आपको ये पता चल जाए कि प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद दोनों की कहानियों को लेकर कई बार तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है और बाद में इन दोनों को अलग-अलग कहानीकारों के स्कूल के तौर पर देखा जाता है कि आगे चलकर इन्हीं कहानीकारों को ध्यान में रखते हुए एक परंपरा चल दी, जिसमें एक प्रेमचंद की परंपरा रही, दूसरी परंपरा जयशंकर प्रसाद की रही। तो आकाशदीप कहानी के बहाने हमने सोचा कि इन दोनों कहानीकारों को एक बार हम याद करें, चूँकि परीक्षाओं में शीर्षक से भी हम अनुमान लगाते हैं कि आखिरकार ये किसकी कहानी हो सकती है। तो आकाशदीप जहाँ यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वहीं अलग-अलग महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी इसको शामिल किया जाता रहा है। मुझे याद आता है कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन से जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, तो वहाँ के कॉलेज में भी आकाशदीप कहानी को पढ़ना था और हमने उन विद्यार्थियों को पढ़ाया भी था और मौका आज है कि आप सभी से हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमने बताया कि आकाशदीप कहानी के साथ कहानी संग्रह भी है। 1929 में इसका प्रकाशन होता है। तीसरा कहानी संग्रह है, इसमें कुल 19 कहानियों का संकलन किया गया है। अगर हम कहानी की संरचना के दृष्टिकोण से देखें, कहानी के जो भी पैमाने हैं, उसके आधार पर देखें, तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है, नायिका के तौर पर चंपा है, जिसका परिचय इस कहानी में जयशंकर प्रसाद ने दिया है कि वो जाह्नवी तट पे रहने वाली क्षत्रिय बालिका है, कहानी की नायिका है। इसका पिता नायक के तौर पर मणिभद्र के यहाँ प्रहरी के तौर पर काम करता है। युद्ध के दौरान 7 दस्युओं की हत्या की है। 8 बरस से चंपा का घर समुद्र के तौर पर ही है। 1 माह से वो अनाथ है, जब उसके पिताजी की हत्या हो गई है तब। इस बीच मणिभद्र जो जहाँ की चंपा के पिताजी नौकरी किया करते थे या फिर प्रहरी के तौर पर काम कर रहे थे, एक बार वो असभ्य प्रस्ताव किया। ये असभ्य प्रस्ताव क्या है? यानी कि चंपा मणिभद्र को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन वो ज़बरदस्ती इसे प्रेम का इज़हार किया होगा या फिर इसके साथ कोई न कोई दुर्व्यवहार किया होगा। कहानी में बताया गया है कि एक और महानाविक है, जलदस्यु के रूप में है, बुधगुप्त, उससे चंपा का प्रेम हो जाता है और प्रेम आप देखेंगे कि परिस्थितिवश है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है कि प्रेम के माध्यम से मनुष्य का आचरण भी बदल सकता है। त्याग की जगह पर प्रेम भारी पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम जब कहानी का पाठ करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, तो कहीं न कहीं जयशंकर प्रसाद का जो कवि गुण है या फिर कवित्व है उनका, इस कहानी में दिखाई पड़ेगा, जिसके कारण इस कहानी की भाषा शैली में कठिनाई भी दिखाई पड़ेगी, संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है और कई बार कहानी का जो विषय वस्तु है, वो समझ में नहीं आता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि लाइन बाय लाइन ये चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत हो जाएँ और आप समझ भी जाएँ। तो चंपा के बारे में जब भी बात आएगी, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये आकाशदीप की नायिका है। आकाशदीप नाम क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि 2-3 जगह कहानी में आकाशदीप शब्द का प्रयोग किया गया है। आकाशदीप संस्कृति, परंपरा, इतिहास का प्रतीक है। उस दौर में जब चंपा के पिताजी युद्ध के मैदान में जाते थे, तब चंपा की माँ आकाश वहाँ पर दीप जलाती थी।
और ये उम्मीद करती थी कि जब तक ये दीप अच्छे से जलता रहेगा, चंपा के पिताजी सुरक्षित रहेंगे। कहीं न कहीं एक पत्नी का पति के प्रति क्या लगाव रहा है, क्या प्रेम है, उसको भी दर्शाता है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। चंपा आकाश दीप जलाती है, ठीक है? तो कहानी जब हम पढ़ेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, लेकिन बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें आप सभी के सामने रख दूँ, जिससे कि आपका इस कहानी के प्रति जुड़ाव बढ़ने लगे। चंपा के बाद इस कहानी का जो नायक है, उसका नाम है बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त का जो परिचय कहानीकार ने दिया है, बताया गया है कि ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है, ठीक है? ताम्रलिप्ति जगह आप देखेंगे जो कि ताम्लुक के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ का क्षत्रिय है। कहानी में महानाविक, जलदस्यु के रूप में कई बार कहानीकार ने इसको संबोधित किया है। कहानी का नायक है, चंपा से प्रेम करता है और इसके नाम पर चंपादीप एक जगह जहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं, इस कहानी में बाली, जावा और चंपादीप का उल्लेख किया गया है, ठीक है? तो एक खंड पर ये लोग जाते हैं, जहाँ पर उसका नाम नहीं पता रहता है, तो बुद्धगुप्त कहता है कि इसका नाम हम चंपादीप रख देते हैं। तो इसलिए चंपादीप का नामकरण यही करता है। इन दोनों पात्रों के अलावा आप देखेंगे कि इसमें एक और पात्र है जिसका नाम है जया, जो कि श्यामा युवती के तौर पर इस कहानी में उल्लेखित की गई है। जंगली है, आदिवासी है, यानी मूल निवासी के रूप में देखें तो उस द्वीप के आसपास में जया रहती है। जैसा कि मैंने बताया, आकाशदीप परंपरा, संस्कृति, इतिहास का प्रतीक है। माँ के हवाले हमने इस बात को पुष्ट किया था। इस कहानी में स्थानों की जो हमने चर्चा की थी, इसमें बाली, जावा, सुमात्रा, जो छोटे-छोटे द्वीप हैं, इंडोनेशिया साइड में आप देखेंगे, ठीक है? जैसे ये भारत है, तो इस इलाके में, इस इलाके की कहानी है, ठीक है ना? तो धीरे-धीरे आपको अपने दिमाग में मैप रखना चाहिए। छायावादी काव्य का प्रभाव भाषा और शैली के दृष्टिकोण से दिखाई पड़ता है। तो ये तो कुछ बिंदु थे, जो कि आकाशदीप कहानी से संबंधित हैं, आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब हम चलते हैं कहानी का पाठ करते हैं, जिससे कि कहानी का पूरा मूल कथ्य उभर कर आपके सामने आएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है संबोधन से। आप देखेंगे इस कहानी का आम जनजीवन से कोई जुड़ाव नहीं दिखाई पड़ेगा और जो छायावाद पर एक आरोप लगाया जाता है पलायनवाद का, उसका थोड़ा-थोड़ा रूप यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो कहानी की शुरुआत कैसे हो रही है? शुरुआत हो रही है, बंदी क्या है? सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं। निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही एक अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं, तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबद्ध रज्जू काट सकोगे? हाँ। तो इस कहानी की शुरुआत आप देख रहे हैं कि संवाद योजना के माध्यम से हुई है और ऐसा लग रहा है कि 2 बंदी आपस में, बंदी मतलब कैदी, आपस में बातचीत कर रहे हैं और लग रहा है कि उनको किसी चीज़ से बाँधा गया है। ठीक है? वहीं पर हैं वो और उसी से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं। समुद्र में हिलोरें उठने लगीं क्योंकि आशंका थी कि आँधी आने वाली है। समुद्र में हिलोरें उठने लगीं, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या? तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। अब इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद मुझे एक फ़िल्म याद आ रही है, स्त्री। आप लोगों ने भी देखा होगा, उसके 2 सीक्वल आ चुके हैं, स्त्री और स्त्री 2। यहाँ पर देखिए, दोनों बंदी जो हैं, यानी कैदी हैं, वो अंधेरे में एक-दूसरे से परिचित होते हैं और जैसे ही अंधेरा छँटता है या फिर
उन लोगों का सामना होता है, तो एक बंदी को उम्मीद नहीं है कि ये कोई स्त्री होगी। जैसे ही उसको देखता है तो बोलता है, "यह क्या? तुम स्त्री हो?" और जो ये वाक्य है, ये न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किसका कथन है या फिर किस कहानी से। क्या स्त्री होना पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। अब यहाँ पर क्लियर हुआ कि इस कहानी में जो स्त्री पात्र है, उसका नाम क्या है? चंपा है। आगे आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद ने जो भी वर्णन किया है, कहीं न कहीं उनका कवि रूप इसमें दिखाई पड़ेगा। देखिए, तारक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था। नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी। जिसकी संभावना ऊपर ही व्यक्त कर दी गई है कि आंधी आने वाली है। और यहाँ पर जो भी पैराग्राफ में वर्णन किया गया है जयशंकर प्रसाद का, आप देखिए कि किस तरीके से वहां का जो वातावरण है कैसा है कि नील अंबर, समुद्र में जो भी अवकाश है उसमें हवाएं तेजी से चल रही हैं। अंधकार से मिलकर पवन ऐसा लग रहा है कि और दुष्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए पवन का मानवीकरण कर दिया गया है। जैसे दुष्टता के लिए तो मनुष्य जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, जो कि छायावाद की एक खास विशेषता है। आपने पढ़ा होगा अलंकारों के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर अचानक पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी। आपत्ति सूचक तुर्य बजने लगा। तुर्य एक नाद है, एक आवाज है, यानी कि जब कोई खतरा वाली चीज होती है तो वहां पर व्हिसिल बजाई जाती है। जैसे युद्धों में आपने देखा होगा, और खासतौर से मौसम को लेकर भी व्हिसिल बजाई जाती है। यहाँ पर कि अब आंधी आई है तो हो सकता है कि कुछ विनाश हो जाए, तो उसको लेकर तुर्य बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी ढुलक कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। कंदुक क्रीड़ा, जैसे गेंद में लेकर कोई गेंदबाज इस तरीके से गेंद से खेलता है, उसी तरीके से ये जो आंधी है नाव से खेलने लगी, उसको उलटने पलटने लगी इस तरीके से, और ऐसा लग रहा था कि अट्टहास कर रही है। प्रकृति भी कई बार अट्टहास करती है। आप लोगों ने इसको महसूस किया होगा, जब बिजली कड़कती है या फिर तेजी से हवा चलती है, साए साए हवा चलती है, तो ऐसा लगता है कि वो कहीं न कहीं अट्टहास कर रही है। ये हँसी का एक रूप है जो कि भयानक होता है। हँसी भी 6 तरीके की होती है, लेकिन अट्टहास उसमें थोड़ा-सा भयानक होता है। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हँस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। कई बार जब आदमी भयभीत होता है, तो भी उसकी हँसी निकल जाती है। लेकिन आंधी की जो हाहाकार थी, जो उसका स्वर था, उसकी ध्वनि थी, वो इतनी तेज थी कि इन दोनों बंदियों की जो खिलखिलाकर हँसी थी, वो सुनाई नहीं पड़ी। तो ये एक दृश्य था कि 2 बंदी आपस में मिलते हैं, एक-दूसरे की सहायता करना चाहते हैं। उसमें एक पुरुष है और एक स्त्री है, और फिर संभावना है कि आंधी आने वाली है, और आंधी पहले दृश्य में आ गई। अब दूसरे दृश्य की यहाँ पर शुरुआत होती है, उसको देखते हैं। अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट पड़ा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा, पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। अब आंधी के बाद का ये वातावरण है कि जल निधि में उषा का मधुर आलोक फूट पड़ा, यानी कि सुबह भोर का जो वक्त होता है, उषा उसका समय है, और उसका प्रकाश धीरे धीरे समुद्र पर पड़ रहा है। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी है, यानी कि धीरे धीरे सूर्योदय होने लगा है, और आंधी भी खत्म हो चुकी है। सागर शांत है।
एक चीज को ध्यान में रखना है कि पूरे हवा भी एकदम से शांत, जिसकी वजह से सागर भी शांत है। इसी बीच नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है और जो बंदी जो कैदी थे वो सब भी स्वतंत्र हो चुके हैं और पोत का भी पता नहीं चल पा रहा है। इस बीच नायक ने कहा, बुद्धगुप्त तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किस लिए? किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। यहां पर आप देख रहे हैं चंपा और बुद्धगुप्त के अतिरिक्त दो अन्य पात्र आ रहे हैं, नायक के तौर पर और पोताध्यक्ष मणिभद्र। ठीक है, इन दोनों पात्रों के बहाने आप देख रहे हैं कि चंपा और बुद्धगुप्त जो है वो बंदी होने से मुक्त हो गए हैं, लेकिन जैसे ही बुद्धगुप्त को मुक्त होते हुए नायक देखता है तो बोलता है कि तुमको मुक्त किसने किया? तो वो बोलता है कि इसने किया। इसके पहले एक कहानी आप सभी से हमने चर्चा की थी उसके बारे में, उसने कहा था, उसमें था उसने कहा था और देखिए यहाँ पर शब्द आया है इसने। इस कहानी में भी प्रेम है। लगातार जितनी भी कहानियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसमें प्रेम आप देख रहे हैं कि कॉमन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सबका रूप अलग अलग है। अब यहाँ पर कहा गया कि फिर बंदी बनाऊंगा, तो बुद्धगुप्त पूछता है किसके लिए बनाओगे? तो बोलता है कि पोताध्यक्ष मणिभद्र, लेकिन वो तो इस समुद्र में ही विलीन हो गया होगा कहीं। अब इस नौका का स्वामी खुद अपने को बता रहा है, तो कह रहा है कि अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। तो बोलता है तुम? जलदस्यु बुद्धगुप्त, कदापि नहीं। चौंक कर नायक ने कहा और वह अपना कृपाण यानी तलवार टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। जैसे ही नायक जो है बुद्धगुप्त पे हमला करने की कोशिश करता है, वैसे ही चंपा उसको रोक देती है या फिर उसको अपने कंट्रोल में कर लेती है। इस पर वो क्रोधित हो जाता है। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ, जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। यानी चंपा जो है वो नायक के हाथ से तलवार को छीन ली थी, लेकिन यहाँ पर बुद्धगुप्त एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है कि जो युद्ध में विजयी होगा वो नौका का स्वामी होगा। यहाँ पर किस चीज के लिए युद्ध हो रहा है कि इस नौका का स्वामी कौन हो सकता है? यानी नौका का स्वामी होगा तो उस इलाके का जो समुद्र का एरिया होगा उसका भी स्वामी होगा। ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि बाहुबली फिल्म में जिस तरीके से आम जनजीवन से कोई इसका जुड़ाव नहीं, समुद्र में ही इसकी लड़ाई हो रही है। अब जब बुद्धगुप्त ने चुनौती दी है तो नायक भी तैयार हो गया है। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाल उसे गिरा दिया। तो पूरा युद्ध का दृश्य आपके सामने उपस्थित हो रहा होगा कि कैसे दोनों आपस में लड़ रहे हैं। दोनों वीर पुरुष हैं, लेकिन उसमें जो बुद्धगुप्त है अपने चतुराई के माध्यम से नायक को परास्त करने की कोशिश कर रहा है। और क्या क्या कर रहा है, किस हाथ से क्या पकड़ रहा है, ये सारी चीजें आपके सामने बिंबित हो रही होंगी, बिंब के रूप में चित्रित हो रही होंगी। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। यानी कि बुद्धगुप्त इस द्वंद्व युद्ध में जीत हासिल करता है और जहां पर नायक इसको बंदी बनाने की एक बार चेतावनी दिया था, यहाँ पर उल्टा दाव हो गया है। बुद्धगुप्त नायक को ही कैदी बना लिया है और वो अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहा है। अक्सर जब व्यक्ति संकट में आता है, और इसीलिए कहा गया कि तलवार लटकी हुई है, ये शब्द ऐसे नहीं आया हुआ है। लोग बोलते हैं ना कि हमारे सिर के ऊपर तलवार लटकी है, फिर गले के ऊपर तलवार लटकी है। तलवार लटकने का मतलब है कि आपके ऊपर खतरा है। यहाँ पर प्राण भिक्षा वो मांग रहा है। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो अब स्वीकार है कि नहीं?
ये कथन देखिए, ध्यान रखिए, मैं अनुचर हूं, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। जैसे बुद्धगुप्त ने उससे कहा कि अब मैं नौका का स्वामी हूं, तुमको स्वीकार है कि नहीं? तो बोलता है कि मैं अनुचर हूं। अनुचर मतलब आपका क्या हूं? गुलाम हूं, दास हूं। वरुण देव की शपथ, ये देखिए इतना दूर ये वाक्य आ सकता है कि किसका कथन है या फिर किस कहानी का है। तो जितने भी विद्यार्थी मेरे ऊपर विश्वास करके अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, निश्चित तौर पर वे एग्जाम में लीड कर जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और वो विश्वास भी दिलाता है कि मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। इसको सुनकर बुद्धगुप्त उसे छोड़ देता है। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। चंपा क्या कर रहे हैं कि जो जलदस्यु यानी बुद्धगुप्त है, उसके समीप आती है, क्योंकि युद्ध में वो भी थोड़ा घायल हुआ है। तो उसको देखती है जाकर और अपने कोमल करों से, आपने किसी का कोमल कर देखा है? देखा ही होगा। सबके कोमल कर नहीं होते हैं। कर मतलब हाथ, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे थोड़ा बहुत लगाव होता है, उसका खुरदुरा हाथ भी आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने किया है। लग रहा है कि आप कहीं न कहीं छायावादी काव्य पढ़ रहे हैं। वेदना है, ठीक है? उसको दुःख से दूर कर दिया है, मतलब कि थोड़ा आराम मिला उसको। ज़ाहिर-सी बात है कि जब प्रेमिका प्रेमी को स्पर्श करेगी, छुएगी, तो वो कितना भी दुःख में रहेगा, उसको अच्छा लगेगा। बुद्धगुप्त को सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। अब बुद्धगुप्त घायल हुआ था, तो कहीं-कहीं पे उसके शरीर से कुछ-कुछ खून निकल रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि वो उसका जो जीत हासिल किया है, वो तिलक कर रहे हैं, ठीक है? तो ये देखिए कहानीकार के देखने की नज़रिया है कि वो कैसे देख रहा है उस युद्ध को भी। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना-जाना होता है। सिंघल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है। यहाँ पर कहानी में एक मोड़ और आता है कि जैसे ही आंधी समाप्त होती है, युद्ध भी समाप्त होता है। ये लोग कहाँ जाएँगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, शायद कोई एक नया द्वीप होगा जिसका कोई नाम नहीं है। और उस द्वीप पर कौन लोग रह रहे हैं ज़्यादातर? सिंघल के वणिक, यानी व्यापारी। जयशंकर प्रसाद का संबंध भी वणिक समाज से ही था। आप लोगों को याद आ गया होगा। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जयशंकर प्रसाद कोई कथा सुने हुए हैं, उसी को लिख रहे हैं। कहानी के अंत में उन्होंने इस चीज़ को बताया भी है कि ये कथा बहुत पुरानी रही है, परंपराओं से चलती आ रही थी। सिंघल मतलब श्रीलंका। जिस नए द्वीप की बात की जा रही है, वहाँ पर श्रीलंका के व्यापारी ज़्यादा रहते हैं। कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में। अब नाव जो है, वो पवन के सहारे भी चलती है, उसमें पेट्रोल नहीं डाला जाता है, वो हवाओं के माध्यम से ही चल जाती है। कई बार हवाएँ अनुकूल होती हैं, कई बार प्रतिकूल होती हैं। याद कीजिए जब आप बाइक से नहीं बल्कि साइकिल से स्कूल जाया करते थे, तो हवाएँ कभी-कभी पूरब की दिशा से चलती थी, कभी-कभी पश्चिम की दिशा से चलती थी। तो जिधर से हवा चलती थी, उधर हमारी साइकिल एकदम इतनी स्पीड में चलती थी कि उतनी तो बाइक और फ़ोर व्हीलर भी नहीं चलती थी। लेकिन जब हवा के विपरीत हम लोग चलते थे, तो क्या हम लोग अपना क्या मैं बोलूँ उसको, ठीक है? एकदम पूरा जोर लगा के चलाते थे, ठीक? तो कई बार हवाओं का अनुकूलन और प्रतिकूलन भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर अनुकूल हवा रहेगी तो 2 दिन में हम पहुँच जाएँगे। तब तक के लिए खाद्य का अभाव ना होगा। ये आपस में संवाद हो रहा है बुद्धगुप्त और चंपा के बीच में। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है, सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। चूंकि बुद्धगुप्त नायक को माफ कर देता है, तो नायक विश्वास दिखाने के लिए जो भी जानकारी उसके पास है, वो बताता है कि यहाँ पर एक जलमग्न शैलखंड है, मतलब पर्वत का टुकड़ा टाइप का है और जो जिसके चारों तरफ जल है। और अगर सावधान नहीं रहेंगे, तो हो सकता है कि नाव उससे टकरा जाए। ये दृश्य यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब तीसरा दृश्य शुरू हो रहा है। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? वणिक
मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? अब यहाँ पर जो संवाद शुरू हो रहा है वो चंपा के परिचय के हिसाब से शुरू हो रहा है। कहा गया कि तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? मणि मणिभद्र की पाप वासना ने। अब यहाँ पर जो मणिभद्र है वो भी एक व्यापारी ही है और चंपा कहती है कि ये मणिभद्र की पाप वासना ने मुझे बंदी बनाया। फिर है तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर। जाह्नवी के तट पर मतलब जाह्नवी का एक पर्यायवाची है गंगा। वहां पर किसी तट की बात की जा रही है, जाह्नवी के तट पर। चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका, पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे नील जल निधि के ऊपर एक भयानक अंतता में निस्सहाय हूं, अनाथ हूं। ये है चंपा का परिचय। चंपा बुद्धगुप्त से एक तरीके से अपना परिचय दे रही है। पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है तो बताती है कि जाह्नवी के तट पर। चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका, ये भी आप ध्यान में रखिए कि किस समाज से, किस वर्ग से, यानी कि वो समाज जो कि युद्ध और रक्षा के लिए जाना जाता था प्राचीन इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो वो उसी समाज से क्षत्रिय बालिका है। और इसके जो पिताजी हैं प्रहरी के तौर पर, वर्तमान समय में प्रहरी जैसे सिक्योरिटी के तौर पर मणिभद्र के यहाँ, मणिभद्र क्या है? एक वणिक समाज से है, वो व्यापार करता है। चंपा की माता का देहावसान भी बहुत जल्दी ही हो गया, इसलिए चंपा पिछले 8 सालों से समुद्र में ही रह रही है। हम लोग तो समुद्र को देखने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, कभी-कभी लहरों को देखकर खुश होकर आ जाते हैं। लेकिन जो लोग नेवी में काम करते हैं, वो लोग 6-6 महीने वहाँ रहते हैं, 6-6 महीने इधर रहते हैं। आपने सुना भी होगा, आपके परिवार में भी लोग होंगे। वो लोग इस कहानी को अच्छे से समझ पाएँगे कि आखिरकार समुद्र में रहकर कैसे जीवन व्यतीत किया जा सकता है। आप लोग आकाशदीप कहानी ज़रूर ऐसे नौकरी पसंद लोगों को बताइए आप। 8 बरस से समुद्र में ही रह रही है चंपा और कह रही है कि जब तुम आक्रमण किए तो हमारे पिता ने इस 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली, यानी कि वो भी इसी में विलीन हो गए। 1 महीने से मैं इस नीले नभ के नीचे, यानी आकाश, नभ मतलब आकाश। आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि इस कहानी का नाम आकाशदीप क्यों पड़ा है। आकाश है और उसी के नीचे एक दीपक जलाएगी अभी चंपा, तो दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया? आकाशदीप। करे कि आकाश, इस नीले आकाश के नीचे मैं 1 महीने से रह रही हूँ और इस समुद्र के ऊपर रह रही हूँ और निस्सहाय हूँ। मेरे न कोई आगे है न कोई पीछे है। इस शब्द को आप ध्यान में रखिए, निस्सहाय। जीवन में कई बार आता है, समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ कौन है और मेरे साथ कौन नहीं है। निस्सहाय लोग महसूस करते हैं। और अनाथ हूँ। अनाथ मतलब अब न तो इसके माता है और न ही पिता है, कोई नहीं है तो ये अनाथ है। और जब कोई अनाथ होता है और निस्सहाय होता है तो तीसरे को मौका मिलता है और तीसरा उसका फायदा उठाना चाहता है। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियां सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी। इस बात को चंपा बता रही थी तो आसानी से नहीं बता रही थी, बल्कि उसकी आंखों में क्रोध था। उसका शरीर ऐसा लग रहा था कि जल रहा था, तमतमा रहा था, क्योंकि उसने बहुत कुछ खोया। पिताजी को खोया, माताजी को खोया और अपमान भी सहा उसने। मणिभद्र, जिसके यहाँ इसके पिताजी प्रहरी के तौर पर काम करते थे, वो इससे घृणित प्रस्ताव किया। अब ये तो जयशंकर प्रसाद हैं जिन्होंने, जो कि शब्दों को गढ़ते हैं, नहीं तो आज शब्द क्या होता? दुष्कर्म किया, दुर्व्यवहार किया या फिर रेप करने का भी प्रयास किया होगा, कौन जान रहा है। चंपा ने बदले में क्या की? उसे गालियां दी। जिस तरीके से वर्तमान समय में लड़कियां दे देती हैं उसी टाइप से। फिर क्या हुआ कि उसको बंदी बना दिया गया। ठीक है, आजकल लड़कियों की सबसे बड़ी गाली होती है, उसको मैं बोलूंगा नहीं, लिख दे रहा हूं। अब तो ये हो गया चंपा का। अब है यहां पर बुद्धगुप्त अपना परिचय देगा। मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूं।
चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। ये बिना पूछे ही बता रहा अपना परिचय। करा कि मैं भी ताम्रलिप्ति, जिसको कि तामलुक हम कह सकते हैं, ठीक है? वहाँ का क्षत्रिय समाज से है ये, और कह रहा कि दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। इसका बहुत मन नहीं है, लेकिन अब परिस्थितिवश ये जलदस्यु बना है। जलदस्यु मतलब वहाँ का एक तरीके से देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव अर्थ नहीं है इसका। डाकू, चोरी, डकैत, लूट-पाट करने वालों को जलदस्यु, या फिर व्यापार में सहयोग करने वाला, इस तरीके से इसका अर्थ निकाला जा सकता है। आगे वो पूछता है, अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी। इस वाक्य को आपको ध्यान में रखना है। वो सवाल करता है कि आगे क्या करोगी? क्योंकि अभी परिचय हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप भी किसी से परिचित होते हैं, तो यही सब सवाल करते हैं। तो कह रही है कि मुझे जो करना है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वो चीज़ दिखाई दे। जो उस नियत या फिर नियंता है, उसके हाथ में होगा वही होगा। वह जहाँ ले जाए। चंपा की आँखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थीं। ऐसा लग रहा है कि चंपा का कोई टारगेट ही नहीं, और टारगेट क्यों होगा? क्योंकि अब उसके आगे-पीछे कोई है ही नहीं। अगर वही कोई कुछ काम भी करे तो किसके लिए करे? जैसे हम लोग तैयारी करा रहे हैं या फिर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा कोई उद्देश्य है कि परीक्षा होगी। लेकिन चंपा का यहाँ पर कोई उद्देश्य नहीं है। वो नियति पर छोड़ दी है कि जो होगा देखा जाएगा। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे, कोई उसके अंदर महत्वाकांक्षा न थी। धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसाय दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। अब उसके इस व्यवहार को देखकर जो बुद्धगुप्त है, उसके अंदर श्रद्धा का भाव जागृत होता है। और श्रद्धा शब्द जयशंकर प्रसाद के लिए नया नहीं है। आपने कामायनी पढ़ा होगा, वहां पर भी इसका उल्लेख किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इस कहानी पर भी, ये कहानी चूंकि कामायनी से पहले लिखी गई है, तो हर रचनाकार की रचना एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़ी होती है। कोई ये कहे कि रचना अलग रहती है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप संपूर्ण रूप से किसी का अध्ययन करेंगे, किसी रचनाकार का, तो आप देखेंगे कि उसकी कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, काव्य सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। किसके मन में? बुद्धगुप्त के। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा, अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। इन पंक्तियों को आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। जहां ये पंक्तियां छायावादी काव्य से प्रभावित लग रही हैं, वहीं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर परिचय हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आप देखेंगे कि मनु और श्रद्धा का परिचय होता है। मनु को लगता है कि वो अकेले है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। यहाँ पर चंपा को भी लग रहा था कि कोई नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति मिला जो उसके हृदय में थोड़ा-सा प्रेम का भाव या झंझनाहट प्रस्तुत कर रहा है, या फिर उसको महसूस करा रहा है। और इस दुर्दांत दस्यु को भी ऐसा लग रहा था कि प्रेम का कोई भाव नहीं। उसके मन में तो वही हत्या, युद्ध ये सब था। लेकिन जैसे ही चंपा को वो देखता है, उसको लगता है कि नहीं, जीवन में अगर कोई चीज़ है तो कोमलता भी है। वो अपने हृदय को टटोलने लगता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर वही है, हृदय और बुद्धि। जो कामायनी में दिखाया गया है, उसी चीज़ को यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। कोई चीज़ कई बार बुद्धि पर हृदय हावी हो जाता है। यहाँ पर हृदय जो है वो बुद्धि पर बढ़त बना लिया है, और इससे क्या पता चला? कोमलता का। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। वेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। माझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा हंस पड़ी। जाहिर सी बात है कि उसको हंसना ही था। उसको लग रहा था कि अब मेरे लिए भी कोई सोच रहा है। तो उसको इम्प्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए बुद्धगुप्त ने कहा कि हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसका कोई नाम नहीं है, तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। और इस बात को सुनकर चंपा हंस पड़ी।
यहाँ पर यह दृश्य खत्म हो जाता है। यहाँ पर आपने देखा कि बुद्धगुप्त और चंपा का आपस में परिचय होता है और परिचय के साथ साथ यात्रा भी चल रही है। उसमें प्रेम का भाव भी उत्पन्न होता है और उस अननोन जगह पर ये लोग पहुंच जाते हैं, जहां पर नामकरण कर दिया जाता है चंपा द्वीप का। आगे स्टोरी शुरू होती है 5 बरस बाद। आप अगर कोई फ़िल्म देखते हैं तो उसमें कई बार बताता है कि 2 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि चंपा द्वीप पर पहुँचने के 5 बरस बाद की स्थिति क्या है। शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। चंपा के एक उच्च सौंध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भाली आंखों से ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाश दीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली। तो यहाँ पर जो कहानी का शीर्षक है वो पहली बार प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर 5 बरस बाद जिस द्वीप पर लोग पहुंचे हैं और उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप पड़ गया है, वहां पर चंपा एक दीपक जला रही है और उसकी कामना क्या है? उसकी कामना यह है कि यह आकाश दीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए। जैसे आकाश में तारे हैं और जो भी अपने प्रकाश को देते हैं, और ये इस दीप खंड पे दीपक जला रही है, तो ये चाह रहे कि उसी में जाकर हिल मिल जाए, लेकिन ये संभव नहीं है, असंभव है। तो वो फिर अपनी नजरें फेर लेती है। सामने जल राशि का रजत श्रृंगार था। अब जहां पर वो है उसके चारों तरफ पानी ही पानी है, और पानी का कई बार रंग, अगर आसमान का सफेद रंग पानी पर पड़ेगा तो लगेगा कोई चांदी वहां पर दिखाई पड़ रही है। तो रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैलमालाएं बन रही थी, और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर से धीवरों का वंशी झनकार उनके संगीत सा मुखरित होता था। धीवर मतलब मल्लाह, या फिर जिसको हम सामान्य रूप में बोलते हैं माझी। माझी वंशी न बजाओ एक कविता है, और आप लोगों के दिमाग में आ गए हो कि कौन कविता लिखा है। आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो जो माझी हैं, वंशी झनकार उनके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जल राशि में उसके कंदील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। कंदील का जो यहाँ पर अर्थ है वो है कील या फिर लावा, मतलब द्वीप, सॉरी, कंदील का अर्थ है द्वीप, ठीक है। इस जो दीप जलाई हुई है उसका भी बिंब प्रतिबिंब उस समुद्र में दिखाई पड़ रहा है। यह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई, किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। अब देखी इधर उधर कोई नहीं था तो उसने पुकारा जया। अब एक नई पात्र इसमें आप देख रहे हैं जया के रूप में। अब कहानीकार इसका भी परिचय पाठकों को दे रहे हैं। जया एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभोमंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती। बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। बुद्धगुप्त भी इसको कई बार रानी बोलता है, और जया भी चंपा को रानी बोलती है। लेकिन चंपा चूंकि श्यामा युवती है, और अगर कोई श्यामा है, काले रंग का है, तो अगर उसका कोई चीज ज्यादा दिखाई देता है तो दांत दिखाई देता है। यहाँ पर श्यामा के साथ भी है, मतलब जया के साथ भी है कि वो जब भी हंसती है तो उसका दांत दिखाई देता है, और चंपा को रानी कहती है। महानाविक कब तक आएंगे, बाहर पूछो तो, चंपा ने कहा। जया चली गई। दूरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी।
एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कर कहा, बुद्धगुप्त, चंपा के मन में भी थोड़ा-थोड़ा प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है। और प्रिय विद्यार्थियों, जब आपका मन खुश होता है, तो आपको प्रकृति भी अच्छी लगती है और छायावादी कवियों की खास विशेषता है। इसी युग में एक व्यक्ति को कहा गया प्रकृति का सुकुमार कवि। उन्होंने प्रकृति का इतना मानकीकरण कर दिया कि अन्य कवि भी उसे अछूते न रहे। और उस समय का आंदोलन भी था। यूरोप में भी कुछ वैसा ही चल रहा था कि प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है। यहाँ पर देखिए, जया को भेजती है कि महानाविक कब आएंगे, मतलब जो बुद्धगुप्त है कब आएंगे, बाहर जाकर पूछो। और जैसे ही वो जाती है, वैसे ही लगता है कि जो पवन चल रही है वो चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता है और उसको गुदगुदी सी हो रही है। गुदगुदी कब होती है? जब आदमी रोमांचित होता है और वो बेसुध है, उसको पता ही नहीं है कि उसके आगे कौन है, पीछे कौन है, होश हवास में ही नहीं है। तब तक वो देखती है कि दीर्घकाय दृढ़ पुरुष, पुरुषों में भी जो छोटी हाइट के होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले से ही प्रतिमान है कि शरीर लंबी है, मजबूत है, उसके पीठ पर हाथ रखता है और अचानक ये मुड़ कर देखती है। यहाँ पर देखिए, फिर कर कहा, बुद्धगुप्त, अरे बुद्धगुप्त आ गए। वो बोलता है, बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है? अक्सर प्रेमी लोग यही कहते हैं। अक्सर हमने देखा है, हमने उतना प्रेम तो नहीं किया पत्नी को छोड़कर, लेकिन मैंने बहुत सारे प्रेमियों को देखा है अपनी प्रेमिकाओं को बोलते हुए कि पागल हो क्या, बच्ची हो क्या, नासमझ हो क्या, बावली हो गई हो क्या। ऐसा लगता है कि प्रेमी इस दुनिया का सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति हो। प्रेमिका भी बोलती है, तुम पागल हो क्या, इस तरीके से बोलती हैं। यहाँ पर देखिए, शब्द को पकड़िए। बोलता है कि बावली हो क्या, यहाँ बैठी हुई अभी दीप जला रही हो। उसके लिए दीप जलाना कोई बड़ी बात नहीं है बुद्धगुप्त के लिए। तो वो बोलती है, क्षीर दिशाई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? और बोलती है कि ये जो क्षीर निधि, ये जो समुद्र का इलाका है, उसको थोड़ा सा प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए दीप भी न जला पाऊं? और ये जला, अगर जलाना भी हो तो क्या दासियों को बोलो? इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। हंसी आती है, तुमको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हूँ उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। अक्सर प्रेमी लोगों को अनायासी हंसी आती है। ये भी बोलता है, हंसी आती है, तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वो अभी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी, देखिए पहली बार वो अपने प्रेम का इज़हार यहाँ पर कर रहा है। पहली बार क्या, इस बार खुल कर दिया है। बोला है, तो हमें अगर भगवान ने इतना सब कुछ धन संपत्ति दिया है, तो इसमें क्या बुरा है? और इस द्वीप की अधीश्वरी, इस द्वीप की रानी तो तुम ही हो। यहाँ पर 2 शब्द आ रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि आप लोग मेरे उच्चारण से कई बार कन्फ्यूज़ हो जाएँ। एक है दीप की बात की जा रही है, दीप मतलब दीपक, और एक द्वीप की बात की जा रही है। यूपीटीजी, टीपीजीटी के एग्ज़ाम में आ सकता है, इसका अर्थ पूछा जा सकता है। तो बोल रहा है कि इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी, इसमें क्या बुरा है? मुझे इस बंदीगिरी से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पर्ण लादकर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। अब ये कह रहे हैं कि आज हमारे पास धन संपत्ति बहुत है, लेकिन वो मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही, वो मुझे शांति नहीं मिल रही। पहले हमारे पास एक ही नाव थी, तो भी हम लोग बहुत खुश हुआ करते थे और उत्सव मनाते थे। लेकिन अब मुझे मेरा मन नहीं लगता है। मुझे इस ये जो द्वीप है जिसको बार-बार बोल रहे हो कि इस द्वीप की रानी मैं हूँ, ये मुझे बंदीगृह लग रहा है। कई बार बोला जाता है कि भले धन संपत्ति बहुत हो, लेकिन उसमें आपको स्वतंत्रता ना हो, आप अपने को आज़ाद महसूस न कर रहे हो, तो फिर उस ऐश्वर्य का कोई मतलब नहीं। आप उन परिवारों को ध्यान में रखिए, जो दिखाते हैं कि वो बहुत अ, उधर के जाने-माने परिवार हैं,
धन संपत्ति से युक्त हैं एकदम, लेकिन घर में अगर महिलाओं को वो बंदी बनाकर रखे हुए हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं, या फिर पुरुषवादी जो सत्ता है या फिर मानसिकता है उसी को दिखाते हैं, तो महिलाएं अनायास ही कह सकती हैं कि ये बंदीगिरी है, इससे मुझे मुक्त करो। तो कहीं न कहीं 1929 में ये लिखी गई कहानी है, तो स्वाधीनता आंदोलन से भी इसको जोड़कर आप देख सकते हैं कि स्त्री पराधीनता के साथ-साथ अगर हम भारत माता को स्त्री के रूप में देखें, तो कहीं न कहीं इसमें मुक्ति की आकांक्षा भी है। आप बार-बार एक चीज़ देख रहे होंगे कि चंपा के मन में कोई आकांक्षा नहीं है, लेकिन एक आकांक्षा है, वो है मुक्ति की। यहाँ पर वो बोलती है कि हमें मुक्त करो। बुद्धगुप्त, उस विजन अनंत में जब माझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थककर पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया। ये भी सोचने लगता है। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। अब पूरा ही अपने को समर्पित कर दिया। वो बोल रहा है कि अब तो हमारे लिए अच्छे दिन और आ गए हैं, हम लोग और अच्छे से विचर सकते हैं। तुम क्यों फ्लैशबैक में जा रही हो, स्मृतियों में जा रही हो? प्रिय विद्यार्थियों, अक्सर जो हमारा भूतकाल होता है, वो बड़ा ही सुहावना होता है। चंपा को भी वही अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर बुद्धगुप्त थोड़ा-सा उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है कि तुम मेरी प्राणदात्री हो, तुम मेरी सर्वस्व हो। अक्सर प्रेमी अपने प्रेमिका से ये बातें कहते रहते हैं। वो तो बोलते हैं, कहो तो जान दे दूँ, बिल्लू रानी कहो तो जान दे दूँ। कुछ वही यहाँ पर बिंब उभर कर सामने आ रहा है। नहीं, नहीं, तुमने दस्युवृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। चंपा भले प्रेम करती है लेकिन असलियत को जानती है। वो कहती है कि तुमने भले दस्युवृत्ति छोड़ दी है, लेकिन तुम्हारा हृदय नहीं बदला है। वैसा ही अकरुण, जिसमें करुणा नहीं हो, सतृष्ण, जिसमें कुछ पाने की हमेशा आकांक्षा हो कि हमारे पास टू व्हीलर है, फिर फोर व्हीलर हो जाए, एरोप्लेन हो जाए, मतलब इस तरीके से पाने की आकांक्षा, और ज्वलनशील है, मौका पाए तो किसी को भी जला दे। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो। अभी ऊपर में आया था कि जिसको भगवान मान लियो या फिर जो दीप जला रही है, उसकी उस पे हंसता है, तो इसको बुरा लगता है चंपा को। कहते हैं कि तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक-एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे, मेरी माता मिट्टी का दीपक बाँस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बाँस के साथ ऊँचे टाँग देती थी। अब ये अपनी माता को भी याद कर रही है, उसी बहाने आकाशदीप को से पहले से ही परिचित है चंपा। ऐसा नहीं कि पहली बार वो परिचित हो रही है। वो बताती है कि मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी, तो मेरे पिताजी नौकरी पर जाया करते थे, और वो भी समुद्र में, तो मेरी माँ संतुष्टि के लिए मिट्टी का दीपक, आप लोगों ने मिट्टी का दीपक देखा है? अक्सर दिवाली के दिन मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। मिट्टी के दीपक मतलब कुम्हार द्वारा एक बनाया जाता है, उसी में तेल और बाती डालकर जलाया जाता है उसको। वही करती थी, और बाँस की पिटारी बनाई हुई थी, एक बाँस लगाया हुआ था ताकि ऊँचाई पर रहे, कोई उसको डिस्टर्ब ना कर पाए। टाँग देती थी, वहीं पर दीपक जलता था। उस समय वह प्रार्थना करती थी, भगवान, मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। आकाशदीप जलाने का उद्देश्य क्या होता था कि अगर हमारे पति रास्ता को भूल गए हों, तो ये जो दीप है, वो अंधकार से ठीक पथ पर ले जाएगा, मतलब सही रास्ते पर ले जाएगा। आकाशदीप का अर्थ यहाँ पर एक आप और देख रहे हैं। और जब मेरे पिता बरसों बाद लौटते, तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। हम लोग जैसे कैंडल मार्च करते हैं, कैंडल मार्च सांत्वना में तो करते हैं, लेकिन वो प्रतीक के तौर पर है। यहाँ पर आकाशदीप के प्रति जो चंपा और उसकी माता का विश्वास रहा है, वो बड़ा अटूट रहा है। उसमें विश्वास रहा है कि ये हमारे जीवन को वैसे ही प्रज्वलित करता रहेगा जैसे कि खुद कर रहा है। और जब उसके पिताजी समुद्र यात्रा से वापस लौट कर आते हैं, तो उसकी माँ को इसका श्रेय भी देते हैं, बोलते हैं साध्वी, तपस्या समुद्र में रहने वाले ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो बाहर है।
जैसे मैं कहूँ कि अगर किसी के घर परिवार का व्यक्ति फौज में है, तो वो तो तपस्या कर ही रहा है, लेकिन घर परिवार वाले भी बार-बार ईश्वर से यही कामना करते हैं कि वो जहाँ भी रहे, सुरक्षित रहे। तो यहाँ पर कहते हैं साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। आध्यात्म में भी एक तरीके से बड़ा ही मनोबल होता है। वह गदगद हो जाती है। इतना ही कहने से चंपा की माँ खुश हो जाती थी कि चलो कुछ न कुछ तो श्रेय दिया। और महिलाओं के लिए बड़ी बात होती है कि थोड़ी-सी उनकी प्रशंसा कर देंगे, थोड़ी-सी उनकी बड़ाई कर देंगे, अच्छाई कर देंगे, तो उनका हृदय इतना कोमल होता है, जिसकी चर्चा ऊपर बताया की गई है, कोमलता का जो भाव है, कि वो आपके लिए जान दे सकती हैं। भले प्रेमी कई बार बोले कि मैं जान दे सकता हूँ, वो नहीं देंगे, लेकिन प्रेमिकाएँ कई बार दे देती हैं, मैंने देखा भी है। और कुछ खूंखार प्रेमिकाएँ भी होती हैं, जो कि जान ले भी लेती हैं। तो यहाँ पर क्या है, वो गदगद हो जाती है। मेरी माँ, आह! नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। उसी से मैंने सीखा है और आज जो मैं आकाशदीप जला रही हूँ, उसी की याद में जला रही हूँ। मेरे पिता, वीर पिता के मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु हट जाओ। और अचानक वो भले बुद्धगुप्त से बोलती है, लेकिन उसके मन में एक चलता है कि अगर ये जलदस्यु नहीं होते, युद्ध नहीं होता, तो हो सकता है कि उसके पिताजी रहते। तो बोलती है कि हट जाओ, निष्ठुर हो। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है, तो उसका चेहरा अपना रंग बदलता है। अगर कोई गोरा है, तो चेहरा लाल हो जाता है, अगर कोई काला है, तो उसका चेहरा दिखाई ही नहीं देता है। तो रंग इसका बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह ठठाकर हँस पड़ा। अब ये देखिए, चंपा का रूप कभी नहीं ऐसा देखा था क्रोध वाला, फिर भी ये हँस रहा है। यह क्या? चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो। और हँसते हुए कहता है कि ऐसी बातें मत करो, नहीं तो तुम्हारी जो तबीयत वो खराब हो जाएगी। अब तबीयत खराब होने का मतलब मानसिक रूप से भी तुम परेशान हो सकती हो। इससे बढ़िया है कि तुम सो जाओ। कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बाँधे उन्मादिनी सी घूमती रही। मुट्ठी बाँधे, आप लोग भी जब गुस्सा होते हैं, तो मुट्ठी बाँध कर चलते हैं। आपको लगता है कोई मिल जाएगा तो उसको तोड़ ही देंगे। तो यहाँ पर चंपा अपने क्रोध पे कंट्रोल भी करना चाहती है। कंट्रोल उदय कंट्रोल, वो फ़िल्म आपको याद आ गई होगी। तो चंपा मुट्ठी बाँधे हुए उन्मादिनी सी, मतलब उतावली सी, कि अभी वो बदला ले ले, लेकिन कंट्रोल किए, घूम रही है। यहाँ पर ये दृश्य खत्म होता है। इस पूरे दृश्य में ये पता चला कि जिस द्वीप के पास ये लोग पहुँचे हैं, वहाँ पर चंपा अपने पुराने दिनों को याद कर रही है और आकाश दीप को जला रही है, जिससे कि वो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए, भूले हुए रास्ते से सही रास्ते पर ले जाए। अगला दृश्य शुरू होता है। निर्जन समुद्र के उपकूल में वेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थीं। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया था। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मिल उन्मलिन किरणों से विरक्त था। ये उस समय के समुद्र का चित्रण किया जा रहा है कि क्या उसकी स्थिति है। चंपा और जया धीरे-धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गईं। चंपा को एक और उसकी साथी मिल गई है, जया। दोनों साथ में उस तट पर पहुँचती हैं। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। वसन मतलब जो पहनी हुई हैं, उनके वस्त्र हैं, उनको हवा। अक्सर आँधियों में या फिर हवाएँ तेज चलती हैं तो ऐसा होता है। जया के संकेत से एक छोटी-सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। ऊपर बताया गया कि ऐसा लग रहा है कि समुद्र किसी विचार में मग्न है। वो भी एकदम शांत है, उदास है और चंपा भी उसकी उदासी से अपने को जोड़ रही है। मैंने कहा कि अगर आपका मन उदास रहता है, तो लगता है कि प्रकृति भी उदास है। आपका मन खुश होता है, तो प्रकृति भी खुश लगती है। क्योंकि इसके पहले के दृश्य में बताया गया कि जो चंपा है, वो अपनी माता को याद कर रही है और ज़ाहिर-सी बात है कि आप अगर अपनी पुरानी स्मृतियों में जाएँगे, तो स्मृतियाँ आपको दुखी ही करेंगी। आप लोग भी अपनी स्मृतियों को ज़रूर याद ध्यान में रखिए। इसीलिए मैं कई बार कम्युनिटी सेक्शन में कहानियाँ इत्यादि लिखता रहता हूँ, संस्मरण लिखता हूँ। मुझे शौक नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि मैं लेखक हूँ, क्योंकि मैं स्मृतियों के माध्यम से ही अपने को माँझता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, शिक्षकों से बहुत पढ़े होंगे, लेकिन अनुराज हिंदी अकेडमी भी आपके अंदर वो दृष्टि ज़रूर पैदा करती होगी, करता होगा कि हाँ, इस तरीके से भी हमें साहित्य पढ़ना है।
तो चंपा को वो वातावरण अच्छा नहीं लगता है, वो चाहती है कि उसी में अपने को विलीन कर दूं। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी नहीं। तो जैसे वेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूब कर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई, आधा, फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। जब कोई व्यक्ति थोड़ा चिंतन मनन करता है या फिर दुखी होता है तो बार बार लंबी सांसें लेता है। यहाँ पर चंपा के साथ भी वही हो रहा है। वो लंबी सांस लेकर उधर से मुंह को फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है। कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती। चंपा तो पूछता है वो कि इतनी छोटी नाव पर इधर उधर घूमना ठीक नहीं है। बुद्धगुप्त झुककर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि ये इतना जलमग्न शैलखंड है, अगर इसमें नाव टकरा जाती तो क्या होता? अच्छा होता बुद्धगुप्त। जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। यहाँ पर देख रहे हैं चंपा किस तरीके से उत्तर दे रही है। दुखी है वो। बोलती है कि ठीक होता, अगर टकरा जाती तो एक्सीडेंट हो जाता, मर जाते, और क्या होता। जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। ठीक है, प्राचीर का मतलब तो ऐसे महल होता है जो खंडहर हो जाते हैं, या फिर यहाँ पर दंड से भी इसका अर्थ लगाया जा सकता है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता। प्रेमी है बुद्धगुप्त, तो कह रहा है कि चंपा तुम कितनी निर्दय हो, तुम्हारे अंदर कोई दया ही नहीं है। ये बुद्धगुप्त को क्या तुम कम मानती हो? आज्ञा देकर तो देखो वह क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे नए द्वीप की सृष्टि कर सकता, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो ये सारे बिंदु जो है आपको ध्यान में रखना है कि वो क्या क्या किया हुआ है। चंपा के लिए नए द्वीप की सृष्टि किया है, नई प्रजा खोजी है जो इसके आसपास घूमते हैं सब, नए राज्य बनाया हुआ है। कह रहा है कि उसकी परीक्षा तो लेकर देखो। कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूं। तलवार से निकाल कर अपना जो दिल है उसको निकाल कर अपने हाथों अतल जल में, मतलब समुद्र में फेंक दूं। क्या करो, मतलब अपने को न्यौछावर भी कर सकता हूं। महानाविक जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। ये दृश्य देखिए, जैसे प्रेमी आजकल तो गुलाब का फूल बैठकर देते हैं, घुटने मोड़ कर देते हैं। यहाँ पर महानाविक जो है वो भी चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा। छलछलाई आंखों मतलब उसके आंखों में थोड़े से आंसू हैं, यानी कि आंसू जो है वो उसके फीलिंग है, उसके भाव। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल प्रदेश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया, स्वप्न लोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहक स्फुट हो उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सिक्त मतलब गीला हो गया। सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का, किंतु परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। यह दृश्य है जब चंपा और बुद्धगुप्त एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, एक दूसरे को जकड़ कर पकड़ लेते हैं। लेकिन अचानक चंपा अपनी कंचुकी से एक तलवार निकाल लेती है। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबो देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। वो निकालती है और बुद्धगुप्त को संबोधित करते हुए कहती है कि आज मैंने अपने प्रतिशोध का जो कृपाण है उसको इस समुद्र में डुबो देती हूँ। जो मेरा हृदय है वो बार बार छल किया है, धोखा दिया है। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय वेधता हुआ विलीन हो गया, उसी में फेंक देती है। तो आज से मैं विश्वास करूं,
क्षमा कर दिया? आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। चूंकि महानाविक को लेकर चंपा ने एक बार बोला था कि मेरे पिता के हत्यारे तुम ही हो। इस चीज को लेकर वो भी थोड़ा ग्लानि महसूस करता है। वो बताता है कि मैं नहीं था, कोई और था। जब चंपा अपने तलवार को जल में फेंक देती है तो ये बोलता है कि तो आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया है? आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। इसको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बोलेगी कि हाँ कर दिया है। विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूं मैं तुम्हें घृणा करती हूं, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूं। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूं। चंपा रो पड़ी। जैसे वो विश्वास की बात करता है तो चंपा देखिए कैसे उत्तर देती है। ये उत्तर उस हर प्रेमी प्रेमिका के लिए महत्वपूर्ण है जो कि बार-बार बोलता है कि मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। यहाँ पर वो बोलती है, कदापि नहीं बुद्धगुप्त, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, मैं अपना दिल ही तुमको दे बैठी और बाद में वही मुझे धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। मेरे अंदर तुम्हारे लिए हेट है, घृणा है, लेकिन मरने की बात आएगी तो मैं मर भी सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। और चंपा रो पड़ी। ये देखिए कितनी भावुक करने वाली पंक्तियां रही हैं और ये पंक्तियां भावुक होने से ज्यादा आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि अगर ये आ जाएं तो आप कैच कर लें कि हमने अनुराग हिंदी एकेडमी में इस कहानी को ठहर कर पढ़ा था और समझ भी लिया था। तो ये पंक्ति वहीं से है। वह सपनों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी थी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा चंपा। यही उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। क्योंकि यहाँ पर महानाविक यानी जो बुद्धगुप्त है उसको पता है कि चंपा को आकाश दीप यानी दीप से काफी लगाव है। तो फिर एक बार वो बोलता है कि तुम्हारे लिए एक प्रकाश गृह बनवाऊंगा जहां पर तुम जाकर अपना आकाश दीप जलाना। दृश्य यहाँ पर खत्म हो जाता है। यानी इस दृश्य में आपने देखा कि चंपा और बुद्धगुप्त अपने प्रेम का इजहार भी करते हैं और एक दूसरे पर विश्वास भी दिलाने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर एक दूसरे के लिए समर्पित होने का प्रयास है यहाँ पर। आगे का जो दृश्य है, चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था, मतलब लहरें बार बार जा रही थी। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाए था। ताम्रलिप्ति के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषित चंपा शिविकारूढ़ होकर जा रही थी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ द्वीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से समारोह या फिर उत्सव का माहौल होता है, महोत्सव जो होता है, वही पूरा बिंब यहाँ पर है। ठीक है, संगीत नाच गान सब है यहाँ पर। दीप स्तंभ के ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बालाएं कहाँ से बटोर लाई? आज राजकुमारी का ब्याह है ना? कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? जैसे जया ने कहा कि आज राजकुमारी की शादी है, बुद्धगुप्त को यह लग रहा है कि अब चंपा जो है वो इसके प्रति एकदम समर्पित हो गई है, शादी कर सकता है, तो पूरा अपनी व्यवस्था कर लिया है। लेकिन चंपा को इसकी जानकारी नहीं है, शायद संवादों से लग रहा है। तो वो जया से पूछती है। जया उत्तर देकर हंस देती है और बुद्धगुप्त जो है वो समुद्र की तरफ देख रहा है। ठीक है, ध्यान तो उसका इधर ही है लेकिन देख रहा है उधर। उसे झकझोर कर हिलाते हुए चंपा कहती है, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाया हूं। ये देखिए,
अक्सर जो प्रेमी होते हैं वो ऐसी ही ज्वालामुखियों को अपने छाती में दबा कर रखते हैं। उनको डर लगता है कि अपने प्रेमिका के सामने अगर इस शब्द का प्रयोग करूंगा तो हो सकता है कि ये संबंध टूट जाए। इसलिए कई प्रेमियों को आपने देखा होगा कि वो केवल संसर्ग में रहने पर ही अपने को प्रेमी मान देते हैं। इसीलिए कई बार फिल्में भी बनी है, हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, अलग अलग तरीके के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। आपने अपने क्लासमेटों में देखा होगा कि खुश रहते हैं बस, हाँ प्रेमिका है या फिर कोई लड़की है उसके साथ रहते हैं तभी खुश रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बुद्धगुप्त तो बता रहा है कि कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। लग रहा है कि ये उस अवसर के तलाश में है कि कब ऐसा मौका मिलेगा और वो चंपा से शादी कर लेगा। चुप रहो महानाविक, क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? चंपा चालाक है, ऐसी नहीं हो। वो बोलती है कि अच्छा मैं समझ गई कि मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज बदला लेना चाहा। मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा, वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्मरणीय होता। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। कह रहे हैं कि अगर तुम जो विश्वास दिला रहे हो कि मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूं, वो कोई और है, घातक मतलब हत्यारा, वो कोई और है, तो वो दिन बहुत अच्छा होता और वो क्षण कितना मेरे लिए आनंददायक होता कि अगर तुम निष्ठुर भी मुझे दिखाई देते तो मैं तुमको महान मानती। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एक एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। जैसे ये संवाद चल रहा है, जया नीचे चली गई और ये दोनों आमने सामने बैठे हैं, मतलब एक एक दूसरे के पास बैठे हैं। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। यहाँ पर देखिए, अकेले में बुद्धगुप्त क्या कर रहा है, चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वसित शब्दों में वो कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। स्मरण होता है कि वह दार्शनिकों का देश है, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है। परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूं। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। अब देखिए, जब व्यक्ति संकट में होता है या फिर लगता है कि उसके भी आगे पीछे कोई नहीं है, यहाँ पर बुद्धगुप्त का एक पूरा साम्राज्य है, फिर भी उसे याद आती है जन्मभूमि। अंतिम समयों में व्यक्तियों को जन्मभूमि याद आती है। और चूंकि एक कहानी जो है स्वाधीनता आंदोलन की कहानी है, तो जयशंकर प्रसाद, जिनकी खास विशेषता रही है कि इतिहास और संस्कृति के आवरण में देश प्रेम को जोड़ देना, यहाँ पर इन्होंने भारतवर्ष को बीच में ला ही दिया और कहा कि मुझे याद आ रहा है, मैं यहाँ पर सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मुझे वो स्मृति बार बार आकर्षित कर रही है। और चूंकि चंपा का भी मन नहीं लग रहा है, पहले आपने देखा वो भी बार बार उसको लग रहा है कि ये बंदी वाली जगह है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बुद्धगुप्त कई बार प्रयास ऐसा कर रहा है कि जो चंपा को पसंद है वो चीज करे। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। यानी कि ये सारी चीजों को अब त्याग करना चाह रहा है। कह रहा है कि ठीक है, मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, मैं ईश्वर को नहीं मानता, हंसता हूं, पाप को नहीं समझता, जो हत्या का आरोप लगा रही हो, दया को नहीं समझता, ठीक है, और उस लोक में विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरे एक हृदय पर, एक अंश पर श्रद्धा हो चली है। यानी आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं बुद्धि पर जो हृदय है वो भारी हो रहा है। देख रहे हैं, बार-बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी जयशंकर प्रसाद का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, बुद्धि और हृदय का रागान्वित संबंधों की चर्चा उन्होंने की हुई है, ठीक है ना? तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई। ऐसा लग रहा है कि बुद्धगुप्त उस मनु की तरह दिखाई पड़ रहा है। जैसे वो भी बार-बार कई बार सत्ता के नशे में चूर रहता है और कई बार उसको अपनी गलती का एहसास होता है। यहाँ पर बुद्धगुप्त को भी वही चीजें हो रही हैं। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशुबल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी। पैर
पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लादकर राज रानी सी जन्मभूमि के अंक में। आज हमारा परिणय हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वे स्वयं उस पोतपुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ, विभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के सुख दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। देखिए कहानी में कैसे मोड़ आ रहा है। बुद्धगुप्त को लग रहा है कि जब वो चंपा से बोलेगा कि हम भारतवर्ष जाना चाहते हैं तो खुश हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कहानी मोड़ लेती है। वो बोलती है कि नहीं, मेरे लिए सब क्या है? मिट्टी है। ये सभी एग्जाम में आ चुका है, आप ध्यान में रखिए। नहीं भी आया होगा तो आने की पूरी संभावना है। ये पंक्ति जरूर ध्यान में रखिए। और कहती है कि तुम जाओ, तुमको अभी भी लग रहा है कि सत्ता का भोग करना है, मेरे लिए सब शून्य के बराबर है। मैं अब इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुखों की सहानुभूति और सेवा के लिए यहीं रहूंगी, मुझे यहाँ पर छोड़ दो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे कहानी मोड़ लेती है। तब वो आगे क्या है, तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। जो चीज पहले चंपा सोचती है, अब वो बुद्धगुप्त सोच रहा है। वो सोच रहा है कि वो अपने को विलीन कर ले। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी, जैसे वो सांसें ले रहा था। अक्सर प्रेमी लोग होते हैं, घबरा जाते हैं बहुत जल्दी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूं मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाश दीप। बोल रहा है कि अकेले क्या करोगी? तो बोल रही है कि मैं तो पहले ये सोच रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे भी आकाशदीप की तरह ही जलना होगा। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा, सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल ब्याल के समान संतरण कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह कितनी शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन द्वीप निवासी उस माया ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। तो अंत में आप देख रहे हैं कि कहानी का समापन कैसे हो रहा है। कहानी की शुरुआत हुई बंदियों के परिचय से, और फिर अंत होता है आकाशदीप के महत्व को बताते हुए और एक लंबी कथा से जोड़ते हुए। और बताया गया कि एक समय ऐसा आया, अपने कठोर हाथों से अपनी चंचलता से उस दीपक को भी बुझा दिया। इस तरीके से कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आकाशदीप कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने अपने ऐतिहासिक चेतना, काल्पनिक चेतना और स्वाधीनता आंदोलन के भी कुछ बिंदुओं को प्रस्तुत किया है। और बाकी सारी चीजें, प्रेम, त्याग, बलिदान, ये चीजें तो यहाँ पर मौजूद थी ही। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी और हमारा ये पाठ कैसा लगा, व्याख्या कैसी लगी, इसके लिए कमेंट आप कर सकते हैं। और जो भी हमने होमवर्क दिए हैं उसको भी कमेंट कीजिए तो अच्छा लगेगा। मिलते हैं इसी तरीके से एक नई कहानी के